नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 10 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 19वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ अपर प्राइमरी के सभी शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन के साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि पहले आप प्रश्नों पर एक बार नजर डाल लीजिए, तब जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत आपको इसका उत्तर क्लिक करेगा। और 2 से 3 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। वो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर पाएंगे बिना पैराग्राफ पढ़े, और आपका समय भी बचेगा। चलिए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, उपहार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है, जीवन में कर्म किससे प्रेरित होने चाहिए। अगला प्रश्न है, समय को सम्मान देने से क्या तात्पर्य है। इस पर आधारित 94 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है। 95 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, धर्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, धर्म शब्द में यहाँ पर दिया गया धर्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने की बात की जा रही है। ये छोटी ई की मात्रा है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये धर और यहाँ पर छोटी की मात्रा लग जाएगी और र ऊपर वाला तो पहले से है और ये खत्म हो गया और क बचेगा, यानी हमारा शब्द क्या बन जाएगा, धार्मिक बन जाएगा, जिसमें म में छोटी ई की मात्रा होगी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर 96 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे, किस प्रकार के कर्म हमें आनंद की अनुभूति देते हैं। और इस पर आधारित अगला प्रश्न पूछा गया, स्वयं को कर्म के लिए साध लेने से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न पूछा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उपहार का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो उपहार का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची के सेंस में, समान अर्थ वाले के सेंस में पूछा जा रहा है, तो उपहार का समानार्थी भेंट हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुभूति शब्द का विग्रह क्या होगा। तो अनुधन भूति, देखिए विकल्प नंबर 3 में दिया गया है अनुधन भूति, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। दोस्तों, बाकी के जो प्रश्न बच रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता है, तो चलिए जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पैराग्राफ में दिया गया है, किसी भी उपहार की सार्थकता तभी है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाए। उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सत्य से प्रेरित कृत्य के अनुसार करना चाहिए। तो एक प्रश्न ये पूछा गया था कि उपहार की सार्थकता किसमें है, तो ये पहली लाइन में इसका उत्तर दिया गया। और दूसरा पूछा गया था कि हमें जीवन में किस प्रकार का काम करना चाहिए, तो सत्य से प्रेरित काम करना चाहिए, ये उत्तर हो गया दूसरे प्रश्न का। ठीक है, आगे पढ़िए, हमें समय और दूसरे लोगों को सम्मान देना चाहिए। इस तरह का कृत्य व्यक्ति के भाग्य को बदल करके रख देता है। गीता में भी कहा गया है कि ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा काम किया हो और उसका अंत बुरा हुआ हो, यानी जो अच्छा काम करेगा उसका अंत अच्छा ही होगा, इसका सेंस ये है। ये भी एक प्रश्न पूछा गया था। आगे पढ़िए, कहा जाता है कि कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें काम करते जाना चाहिए, फल अपने आप मिलेगा। कार्य करते समय कार्य के उद्देश्य पर भी ध्यान देना होगा। यदि हमारे कार्य का उद्देश्य समाज के हित में है तो वह कार्य हमें आनंद की अनुभूति करवाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा कार्य हमें कार्य की अनुभूति कराएगा, तो ऐसा कार्य जिसमें समाज का हित निहित हो। ठीक है, तो आगे पढ़िए, कर्म करना परंतु केवल अपने हित के लिए कर्म करना सार्थक नहीं कहलाएगा। चलिए पूरे पैराग्राफ को हमने पढ़ लिया, अब इस पर आधारित जो प्रश्न बचे हैं उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, उपहार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, जब उपहार दिल से सही समय पर सही व्यक्ति को दिया जाए। ये
पहले ही लाइन में मेंशन किया गया था। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 92 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जीवन में कर्म किससे प्रेरित होना चाहिए? तो कर्म सत्य से प्रेरित होना चाहिए। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है पैराग्राफ के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया है, समय को सम्मान देने से क्या तात्पर्य है? तो समय को सम्मान देने का मतलब है समय का सदुपयोग करना। ठीक है, विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था 94 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिया गया था, ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? तो यहां पर देख सकते हैं विकल्प नंबर 3 में दिया गया है, अच्छे कार्य का फल सदैव अच्छा होता है। इसका अर्थ यह है, विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। 95 नंबर का प्रश्न हमने पहले ही देख लिया कि धर्म में इक प्रत्यय लगाने पे क्या बनेगा? तो धार्मिक बन जाएगा। और 96 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किस प्रकार के कर्म हमें आनंद की अनुभूति देते हैं? तो यहां पर देख सकते हैं, जिनसे समाज के हित सधते हों। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब होगा। पैराग्राफ के अंतिम लाइन में मेंशन किया गया था। 97 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्वयं को कर्म के लिए साथ लेने से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना, यह है स्वयं को कर्म के लिए साथ देना। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। 98 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था कि उपहार का समानार्थी तो भेंट था और अनुभूति शब्द का विग्रह तो अनुधनभूति। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब था। चलिए अब प्रश्न संख्या 100 से लेकर के और 105 तक दिए गए कविता पर आधारित पूछा गया था। तो इसके भी प्रश्नों को डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे और उसके बाद से कविता पढ़ करके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत देश की प्राकृतिक रचना पर गर्व करने का क्या कारण है? चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 101 नंबर का, माफ कीजिएगा 101 नंबर का अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सुधा की धारा से क्या आशय है? ठीक है, 102 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, काव्यांश की कौन सी पंक्ति का भाव है कि यहां तरह तरह के सुगंधित फूल सदैव खिले रहते हैं? अगला प्रश्न पूछा गया है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, इस पंक्ति का भाव क्या है? 104 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, पंक्ति में 40 करोड़ जनसंख्या का ही उल्लेख क्यों किया गया है? और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रत्नेश का संधि विच्छेदम से पूछा गया है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें कविता पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। तो रत्नेश का जो संधि विच्छेद होगा वो रत्न धन ईश होगा। यहाँ पर रत्न मतलब देखिए, जो भी शब्दों में आपका वो विग्रह करना होता है वो शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। तो रत्न एक मूल शब्द हो गया और इसमें ईश मिल करके रत्नेश बना हुआ है। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कविता पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है? जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। तो एक सुगंध वाला प्रश्न पूछा गया था तो उसका उत्तर यही लाइन में छुपा हुआ है। ठीक है, जिसके सुगंध सुंदर प्रसून प्यारे। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियाली लहकती, आनंदमय जहां है, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। अनंत धन से धरती भरी पड़ी है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा गया था। अगला देखिए, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही। तो नदियों में अमृत जैसे जो पानी बह रहे हैं उसके संदर्भ में कहा गया कि नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही। तो ये भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो अमृत समान पानी की बात की गई है। ठीक है, सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, 40 कोटि यानी कि 40 करोड़ जनसंख्या की बात की गई थी। तो प्रश्न में हमसे ये पूछा गया था कि 40 करोड़ ही जनसंख्या क्यों बात किया गया? तो जब ये कविता लिखा गया था लेखक के द्वारा तो उस समय भारतवर्ष की जो जनसंख्या रही होगी वो 40 करोड़ थी, इस वजह से इन्होंने 40 करोड़ की बात की है। तो ये भी एक प्रश्न पूछा गया था। भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? चलिए हमने पूरा कविता को पढ़ लिया, अब इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत देश की प्राकृतिक रचना पर गर्व करने का क्या कारण है? तो यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, यहां की प्राकृतिक रचना विविधता के संदर्भ में बहुत समृद्ध है। यहां पर विविधताओं की बात की गई है पूरे कविता भर में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 101 की तरफ। पूछा गया है, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही, सुधा की धारा से क्या आशय है? तो यहां पर आप देख सकते हैं, नदियों में बहता जल अमृत समान है
ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल पॉजिटिव उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, काव्यांश की कौन सी पंक्ति का भाव यह है कि यहाँ तरह तरह के फूल सुगंधित सदैव खिले रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कविता में मेंशन किया गया था, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। 103 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, इस पंक्ति का भाव क्या है। तो इसका मतलब यह है कि जिसकी धरती बहुत ही उपजाऊ है। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, पंक्ति में 40 करोड़ जनसंख्या का ही उल्लेख क्यों किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प नंबर 3 में, रचनाकार जिस समय रचना लिखी उस समय इतने ही जनसंख्या थी भारतवर्ष की। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न हमने पहले ही देख लिया, 105 नंबर का, रत्नेश का संधि विच्छेद हमसे पूछा गया था। तो रत्न धन ईश, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुन करके अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से क्या निरूपण करती है। तो ये देखिए, ये प्रशंसा के आधार पर किया गया है, मतलब कि छात्र ने प्रशंसा की लालच में किया है। तो ये किससे संबंधित है? प्रशंसा की बात करता है, इनाम की बात करता है स्किनर ने जो चूहे पर प्रयोग किया था, वो बार बार उसको चूहे को कुछ खाने को मिल रहा था, इस वजह से वो बार बार वही अनुक्रिया कर रहा था। तो यहाँ पर भी प्रशंसा की लालच में, यानी किसी की लालच में शब्द का प्रयोग किया गया है, वाक्य में उसके संदर्भ में प्रयोग किया गया है। तो ये किसके सिद्धांत को दर्शाता है? विकल्प नंबर 1 देखिए, स्किनर के सीखने के सिद्धांत को बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन से क्रम में बच्चों को लिखना सिखाया जाएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया, शिक्षार्थियों को 1, 4 ए और एल अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। दूसरा दिया गया, शिक्षार्थियों को 0, 8 बी और क्यू अक्षर और अंक लिखने के लिए कहें। तीसरा दिया गया, शिक्षार्थियों को सस्वर पाठन करने और कोई भी अंक और अक्षर लिखने के लिए कहें। तो यहाँ पर देख लीजिए, विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम की बात की गई है। तो विशिष्ट शिक्षा में सबसे पहले जो स्पेसिफिक शब्द हैं, स्पेसिफिक अक्षर हैं, स्पेसिफिक नंबर्स हैं, उनकी बात की जाएगी और उसमें भी जो लिखने में सरल है वो उसकी बात की जाएगी। देखिए, बच्चे के लिए लिखना सीखने के लिए 1 लिखना आसान है। देखिए, ये 1 लिखना आसान है, तो सबसे पहले वो इसे ही सिखाया जाएगा, पहले क्रम पर यही आएगा, क्योंकि 1 लिखे या फिर 4 लिखे या फिर ए लिखे और एल लिखे, ये सब बच्चे को लिखना आसान है। ठीक है, तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे देखिए, क्यू की बात की गई थी, तो क्यू बच्चा गोला बनाएगा और इसमें ऐसे कट करेगा। बी की बात की गई थी, तो बी ऐसे करेगा। तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली उससे टफ पड़ेगा पहले विकल्प से। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर ये आएगा और अंत में देखिए क्या कहा जा रहा है, तीसरे नंबर पर शिक्षार्थियों को सस्वर पाठन करने और कोई भी अक्षर लिखने के लिए कहना। तो ये विशिष्ट शास्त्रीय शिक्षा क्रम कहा गया था, तो ये दोनों तो विशिष्ट हो गया। अब विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने की बात की जा रही है, यानी कि अब बच्चे को बताया नहीं जा रहा है कि आपको कौन सा अल्फाबेट या फिर कौन सा नंबर लिखना है। बच्चे को कोई भी अक्षर अपने मन से लिखने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर ले गया है बच्चे को। ऑप्शन नंबर 3 सबसे अंत में आएगा, विकल्प नंबर 3। ठीक है, तो हमारा क्रम क्या बना, 1, 2 और 3 हमारा क्रम बनेगा। दिए गए विकल्प में देखिए किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है, वह साफ साफ नजर आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय या फिर कौशल इस शब्द दीवार के उपयोग से पढ़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दीवारों पर जो शब्द हैं उन शब्दों को पेंट करके लिखा गया है और ये हमसे बोला जा रहा है कि ये जो शब्द दीवार है इसका उपयोग पढ़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा कौशल है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, मूल शब्दों को समझना, यानी कि जो शब्दों को लिखा गया होगा उन शब्दों के बारे में बच्चों को बताना, ये इसका उद्देश्य है। विकल्प नंबर 4 इसका पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या पठन का सार तत्व है। तो पठन का मतलब होता है पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, यानी कि क्या इसका सार तत्व है अर्थ। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुश्री ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी का आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। पॉडकास्ट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। तो बेसिकली पॉडकास्ट क्या होता है कि ये इंटरव्यू का ही एक
भाग है, इंटरव्यू का ही एक पार्ट समझ सकते हैं। इंटरव्यू जो होता है वो फॉर्मल होता है यानी औपचारिक तरीके से होता है, और जो पॉडकास्ट होता है वो इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक तरीके से होता है, यानी कि दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों के बीच ये बातचीत इनफॉर्मल तरीके से यानी अनौपचारिक तरीके से किया जाता है, उसे ही पॉडकास्ट बोलते हैं। आप लोगों ने कई यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार के पॉडकास्ट देखे होंगे। तो पहले विद्यार्थियों को पॉडकास्ट सुनने के लिए कहा गया और कहा गया कि कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। आरेख यानी कि उसका एक खाका तैयार करने के लिए, कहानी का खाका तैयार करने के लिए कहा गया। अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी किस एक तरीके से कौशल के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करेगी। सबसे कम यानी निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि संरचना यानी कि जो कहानी का संरचना है, खाका तैयार करना यानी कहानी का संरचना तैयार करना, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चे जो कुछ भी सुने हैं उसको कहानी के तौर पर खाका तैयार करेंगे यानी उसकी संरचना तैयार करेंगे, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। समझ देखिए, अब पॉडकास्ट समझ कर ही बच्चे कहानी का खाका तैयार करेंगे यानी समझ भी एक तरीके से समझ विकसित करने में भी उसको ज़्यादा अवसर मिलेगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि कम अवसर वाला हमसे पूछा गया था। सक्रिय श्रवण भी होगा क्योंकि पॉडकास्ट सुनकर ही और सुन करके अर्थ ग्रहण करके ही बच्चे कहानी का निर्माण करेंगे, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें कल्पना शक्ति की, तो ये निगेटिव सेंस में। कैसे? अब दो लोग कुछ भी इनफॉर्मल कुछ भी बात कर रहे हैं तो उसमें बच्चा क्या इमेजिन कर लेगा? कुछ खास इमेजिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि जो दो लोग बात कर रहे हैं उस पॉडकास्ट में, हो सकता है कि बच्चे के परिवेश से ना जुड़ा हो, तो उसमें बच्चा कुछ भी इमेजिनेशन कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये विकल्प सबसे ज़्यादा निगेटिव है और हमसे पूछा गया था कि संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है, तो ये कल्पना शक्ति के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। विकल्प नंबर 1 ही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों के संप्रेक्षण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है? संप्रेक्षण कहने का मतलब कि कहानी जो बताई जा रही है उस कहानी का पूरा एक तरीके से अर्थ और सार के संदर्भ में है। तो किसी भी कहानी को जब आप समझे रहेंगे तभी आप उसका एक तरीके से शीर्षक बता पाएंगे, यानी कि जो संप्रेक्षण है वो शीर्षक से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, यानी कि जब आप अर्थ समझे रहेंगे तभी आप उसका शीर्षक बता पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, पूछा जा रहा था शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस कहानी के शीर्षक क्या होगा, इसमें संप्रेक्षण के शिक्षण में ये सर्वाधिक उपयुक्त होगा। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करता है? ठीक है, तो देखिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि कविता के अनुसार छोटे लड़के के जंगल कैसा दिखाई देता है? तो छोटे लड़के के अनुसार जंगल कैसा दिखाई देता है, तो इसमें तो कहानी में इसके बारे में बताया गया होगा, तो इसमें कुछ अनुमान नहीं है। जो छोटा लड़का जो भी सोचता होगा कहानी के बारे में वो आपको सिर्फ बता देना है, तो ये विकल्प नहीं होगा, अनुमान नहीं है। तीसरा देखिए, आपको कविता के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, इसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो इसमें भी कोई अनुमान नहीं है। आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद आया है, क्या पसंद आया कविता में, उसके बारे में एक टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो ये भी अनुमान नहीं है। दूसरा देखिए, कविता में से बिंब का चयन कीजिए और उसे एक वाक्य में प्रयुक्त कीजिए, तो ये भी अनुमान कतई भी नहीं है, क्योंकि ये कैरेक्टर की बात किया जा रहा है, तो ये अनुमान नहीं है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है? अब यहाँ पर बच्चा जो है वो अनुमान लगा सकता है कि जो शीर्षक यानी कि जो टाइटल दिया गया है कविता कवि के द्वारा, उसके अलावा क्या कुछ संगत हो सकता है, उसका शीर्षक क्या हो सकता है, तो इसमें अनुमान लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 1 ही अनुमान लगाने से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने के लिए एक अच्छा उदाहरण है? आधार प्रदान करना मतलब कि कोई लेख कैसे शुरुआत करना है, उस लेख का शुरुआत करने के लिए आधार किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा, ये वाला विकल्प हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों को एक अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना, तो यहाँ पर एज ए टीचर कोई भी आधार नहीं दिया गया, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपनी पसंद के विषय में उन्हें लिखने के लिए कहना, इसमें भी टीचर कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई भी बेस नहीं दे रहा है बच्चे को लिखने के लिए, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एक बार शिक्षार्थी लेखन कार्य समाप्त कर लें तब मानदंड निर्देशों के आधार पर ग्रेड देना और उसे साझा करना, तो ये इसमें भी कोई टीचर के द्वारा हेल्प नहीं किया जा रहा है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, शिक्षार्थियों को उनके
वाक्य या विचार को प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। यहाँ पर जो टीचर है वो बच्चों का क्या विचार है उसको जो शुरुआती वाक्य, कई बार क्या होता है कि हम लोग जानते तो हैं, कई नियम को जानते हैं जो आप बचपन में पढ़ रहे होंगे, लेकिन कहाँ से वो स्टार्ट होगा, अगर आपको कोई हिंट दे दे स्टार्टिंग में तो आप उस नियम को बता लेते थे। तो यही इसमें बोला जा रहा है कि उस बच्चे को आधार प्रदान करना है लेखन अभ्यास के संदर्भ में। तो शुरुआत में ही यहाँ पर टीचर के द्वारा उसको हेल्प की गई है एक वाक्य बता करके, और इस वजह से ये आधार प्रदान करेगा बच्चे को लिखने के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों को परसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ाने के उपागम का अनुगमन करता है। यहाँ पर देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा इन विकल्प में से आगमन विधि के बारे में बताता है, वो हमारा उत्तर होगा। तो आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि में पहले बच्चे को उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद नियम पर पहुंचा जाता है। और निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बता दिया जाता है तब उदाहरण बताया जाता है। प्रश्न हमसे आगमन विधि के अनुसार पूछा गया है। चलिए, पहला दिया गया परसर्ग का प्रयोग करने के नियम को स्पष्ट कीजिए, उसके बाद उदाहरण दीजिए। पहले नियम फिर उदाहरण आ गया, तो ये निगमन विधि है और हमसे आगमन पूछा गया था, इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, विभिन्न वाक्य देना और शिक्षार्थियों से उनकी पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया और क्रिया विशेषण नहीं है। तो चौथे विकल्प में जो परसर्ग है उससे रिलेटेड उदाहरण नहीं दिए गए, कई वाक्य दे दिए गए हैं और उन वाक्यों में से संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण नहीं है, उसको छांटने की बात की जा रही थी। तो ये हमारा पूछे गए प्रश्न से संगत नहीं है, यानी उससे रिलेटेड नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, परसर्ग को दृश्यात्मक रूप में प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक को स्पष्ट करना और शिक्षार्थियों को उनका वाक्य प्रयोग करने के लिए कहना, यानी कि पहले स्पष्ट किया जा रहा है, नियम को स्पष्ट किया जा रहा है और फिर से उसका उपयोग बताया जा रहा है, यानी उदाहरण बताया जा रहा है। तो पहले नियम फिर उदाहरण, ये निगमनात्मक विधि है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना, उनसे नियम निकालने के लिए कहना। पहले उदाहरण की बात की गई है, फिर नियम की बात की गई है, यही हमारा आगमनात्मक विधि है। ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? ध्यान से समझिएगा, बहुभाषिकता की बात की गई थी। बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि बच्चे को कक्षा में अपनी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। हो सकता है एक कक्षा में अलग अलग मातृभाषा से जुड़े बालक हो सकते हैं, कोई उड़ीसा से आया होगा तो उसका उड़िया होगा, कोई पंजाब से आया होगा तो उसका पंजाबी होगा, कोई साउथ से आया होगा तो मलयालम, उसके बाद से तमिल तेलुगु में से कुछ भी हो सकता है। यानी कि बच्चे को उसकी मातृभाषा से प्रारंभ करके जो विद्यालय की औपचारिक भाषा है उसकी तरफ आगे बढ़ाना ही बहुभाषिकता कहा जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प कहा जा रहा है कि केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना। आपको लग रहा होगा कि ये मातृभाषा में पढ़ाने के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी पैरवी करता है, तो ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विद्यालय में प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा अलग है, तो एज ए टीचर आप कितने राज्यों की मातृभाषा सीखेंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, ना कि टीचर उसकी मातृभाषा में बताए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि अगर 10 राज्य के बालक किसी एक विद्यालय में है और 10 की मातृभाषा अलग है, तो ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है कि टीचर सबको अलग अलग उनकी मातृभाषा में पढ़ाए। ठीक है, तो ये बहुभाषिकता ये कहता है कि बच्चे को उनकी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का तो मौका दीजिए, लेकिन धीरे धीरे उसको उसकी मातृभाषा से शुरू करके जो विद्यालय की औपचारिक भाषा है उसकी तरफ आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये मातृभाषा से पढ़ाना निगेटिव सेंस में है, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकली संभव नहीं था सबको उनकी मातृभाषा में पढ़ा पाना। और वैसे भी मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, जहाँ पर आपको केवल दिख जाए आगे आपको सोचना ही नहीं है, ये विकल्प हमेशा निगेटिव ही होता है। तीसरा देखिए, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पढ़ाना, ये भी बहुभाषिकता का अर्थ नहीं है। दूसरा देखिए, विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना, ये भी बहुभाषिकता का अर्थ नहीं है। एक ही विकल्प बचा, विद्यार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं उनकी भाषा को महत्व दिया जाए और उनकी भाषा को भी तवज्जो दी जाए कक्षा में, ताकि बच्चे सहज महसूस कर पाएं उस विद्यालय में। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न है? तो एक चैप्टर दिया गया बच्चों में काल के भेद, यानी कि जो टेंस होता है उसके प्रकार के संदर्भ में, और उस पर आधारित बच्चे का आकलन करना है कि बच्चे को काल समझ में आया है या नहीं, यानी टेंस समझ में आया है या नहीं, तो कौन सा प्रश्न यहाँ पर उपयुक्त होगा। पहले से बात करेंगे, पहला दिया गया क्रिया क्या होती है, कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये क्रिया जो है वो टेंस से संबंधित डायरेक्टली नहीं है, बच्चे के टेंस से संबंधित पूछा गया था, टेंस के प्रकार पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसमें क्रिया यानी वर्ब की बात की जा रही है। दूसरा देखिए, दी गई
नियमावली का प्रयोग करते हुए कार्यपत्रक पर कार्य कीजिए और सही काल भेद लिखिए। तो यहाँ पर बच्चे काल के बारे में तो जान रहे हैं, तो उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल समस्या तब आएगी जब बच्चे को प्रयोग करना सिखाया जाएगा काल को, यानी कि जो व्यवहारिक प्रयोग होता है उसमें बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं काल के भेद को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और लिखने के लिए तो लिखा जा सकता था, ये संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक लीजिए और भूतकाल और भविष्य काल की परिभाषाओं को रेखांकित कीजिए। परिभाषा जो शब्द होता है वो हमेशा निगेटिव सेंस में बोला जाता है एनसीएफ 2005 के अनुसार, क्योंकि बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाना है। आप परिभाषा को रेखांकित करके क्या कर लेगा बच्चा, ज़्यादा ज़्यादा परिभाषा को रट लेगा, तो ये सभी चीज़ें संकुचित हैं, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया, वह कल बहुत तेज। यहाँ पर एक तरीके से बच्चे के परिवेश से जोड़ करके जो व्यवहारिक जीवन है उससे जोड़ करके एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें वर्तमान काल के हिसाब से रिक्त स्थान को भरने के लिए बोला गया है। तो इसमें बच्चे का जो आकलन है वो सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है कि बच्चे को जो टेंस का भेद है यानी काल का प्रकार है वो समझ में आया है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव होगा और विकल्प नंबर 4 ही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है। तो बच्चों की जो शैक्षणिक प्रगति है उसका रिकॉर्ड जो होता है उसे हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 पोर्टफोलियो आंकलन इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है, यानी निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है। देखिए पहला विकल्प दिया गया स्वनिमों की नियमावली। स्वनिम जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम लोग वर्ण बोलते हैं उसे ही भाषा की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम भी बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये वर्णों की नियमावली तक सीमित है, ये सबसे कम एक तरीके से अप्रोप्रिएट होगा, बिल्कुल संकुचित है, केवल वर्ण की बात करता है, इस वजह से सबसे कम हमसे पूछा गया था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों को देख लीजिए, स्थानीय रेस्तरां का भोजन मेन्यू यानी कि रेस्टोरेंट जो होते हैं उसके मेन्यू की बात की जा रही है। तो मेन्यू में जो स्थानीय भाषा में किसी पर्टिकुलर व्यंजन को जो कुछ भी कहा जाता होगा उसका नाम लिखा गया होगा तो ये प्रमाणिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम इससे तो ज़्यादा ही हमें मिल रहा है, वर्ण से तो ज़्यादा ही सीखने को मिल रहा है और वो भी प्रमाणिक स्थानीय भाषा में जो कुछ भी वहाँ के व्यंजन को कहा जाता होगा उसको लिखा जाता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, ठीक है। बाकी देख लीजिए, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बढ़ाने के लिए मीडिया का प्रयोग करना, तो ये भी पॉजिटिव है और चूंकि नेगेटिव सेंस में पूछा गया था तो ये उत्तर नहीं होगा। और देखिए प्रकाशित पुस्तक की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक को लिखा गया पत्र, ये भी पॉजिटिव है। एक ही विकल्प जो नेगेटिव सेंस में जो कि कम महत्वपूर्ण है यानी वर्णों की केवल बात की गई थी, संकुचित है, विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यक्स एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है। देखिए शब्द की बात की गई थी, उसका अर्थ बोला गया था और उसका उच्चारण, और इनको समुच्चय यानी कि कलेक्टिव फॉर्म में बोला गया। तो शब्द कलेक्टिव फॉर्म में जब मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कई शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनता है और कई वाक्यों को मिलाकर के पैराग्राफ बनता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ने के संदर्भ में और पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करने के संदर्भ में, क्योंकि पढ़ने का मतलब ही ये होता है कि पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, और यहाँ पर देखिए अर्थ की भी बात की गई थी। तो विकल्प नंबर 4 इसका पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। बाकी के विकल्पों की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि 2 भिन्न पाठ्य पुस्तकों में संबंध बनाना, तो इस प्रकार का कुछ भी नहीं पूछा गया था। दूसरा देखिए, दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवालों का जवाब देना, तो ये सवाल के जवाब देने से संबंधित नहीं था। तीसरा देखिए, कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना, तो इसमें कहीं भी इससे भी प्रिडिक्शन नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब 9 वर्ष मनाने के लिए एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है, मित्रों को आमंत्रित, केक लाया, सजावट, पेय, जलपान, माता पिता, गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लिखने के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो अनुच्छेद लिखा गया है शिक्षार्थी के द्वारा, उसने इसका कोई भी मसौदा तैयार नहीं किया, सिर्फ क्रियाओं को उसने हूबहू लिख दिया है। तो सबसे पहले इसका मसौदा तैयार करके, और जिसे आप खाका बोलते हैं, खाका तैयार करके, और उसके बाद से एक तरीके से क्रम वाइज इसको लिखना चाहिए था, ये सुझाव देंगे एज ए टीचर, यानी कि मसौदा तैयार करना, इसके लिए सुझाव दिया जाएगा। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा।
दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट के पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।